सीमांत गांवों को बूस्टर डोज की दरकार। चीन नेपाल सीमा पर बसे गांवों का सूनापन होगा दूर। बजट सत्र के बाद भाजपा विधायकों का होगा प्रशिक्षण शिविर। पीएम मोदी करेंगे ऑनलाइन शुभारंभ। अदानी के मुद्दे पर 13 मार्च को कांग्रेस का गैरसैंण मार्च। जुटेंगे प्रदेश भर से कार्यकर्ता। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 3 माह बाद आज से होगा देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस का संचालन। एईजेई भर्ती पेपर लीक मामले में 49 और छात्रों को नोटिस। आयोग ने वेबसाइट पर जारी की सूची। नियो मेट्रो प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। पीएमओ में हुआ पेश। मेक इन इंडिया होगी पूरी तरह मेट्रो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। खबर लक्सर से है, जहां हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मोहनेवाला के पास उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सीमा पर परिसंपत्ति की विवादित जमीन की पैमाइश नहीं हो सकी। वहीं तहसील प्रशासन ने बिजनौर की टीम पर पैमाइश नहीं होने देने का आरोप लगाकर जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। आपको बता दें कि तहसील के मोहनावाला बादशपुर की सीमा बिजनौर के हिम्मतपुर बेला गांव से लगती है। यहां पर करीब 4000 बीघा भूमि को लेकर किसानों व प्रशासन में विवाद है और मोहनावाला के प्रधान विकिंत कुमार की याचिका पर हाई कोर्ट ने 28 फरवरी तक दोनों प्रदेशों की तहसील प्रशासन को संयुक्त बनाकर पैमाइश के आदेश दिए थे। टीम ने 25 फरवरी को पैमाइश शुरू की थी, लेकिन पैमाइश पूरी नहीं हो पाई। उप जिलाधिकारी गोपाल राम बेनीवाल का कहना है कि बिजनौर की टीम ने पैमाइश नहीं होने दी। बताया कि मोहनावाला में सन 1990 में 12 फसली बंदोबस्त में उक्त जमीन मोहनावाला के रकबे में शामिल थी। 1930 में हिम्मतपुर बेला की 1339 फसली बंदोबस्ती में उनके गांव की सीमा से बाहर थी। 1950 व 1951 में जमींदारी विनाश कानून लागू हुआ। मुझे परमानेंट नहीं रहना, आपको भी नहीं रहना, इसको भी नहीं रहना, तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है और 6 महीने चलेगा, नहीं निपटेगा हम लोग। लक्सर क्षेत्र के बादशाहपुर जो लक्सर तहसील में पड़ता है और उसके बगल में उत्तर प्रदेश की सीमा पर हिम्मतपुर गांव पड़ता है। इन दो गांवों के मध्य कुछ सीमा विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कुछ अभिलेखों में भी भिन्नता है। इसको सबको लेकर के एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश बिजनौर की टीम भी थी और हम लोग भी उपस्थित थे। तो संयुक्त रूप से जब जांच की गई तो दोनों के अभिलेखों में भिन्नता पाई गई और जिसके आधार पर पैमाइश की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई है। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाएगी और उच्च स्तर पर इस पर कोई न कोई जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। से है, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 48 वेदों का निस्तारण कर 3.87 करोड़ की समझौता राशि वसूल की गई। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की अध्यक्षता में 2 खंडपीठ गठित की गई थी और कुल 314 मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत सुनवाई हेतु पंजीकृत किए गए थे। इनमें से न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने 28 व आलोक वर्मा की पीठ ने 10 वादों का निस्तारण कर समझौता धनराशि वसूल की गई। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति शरद शर्मा ने कहा कि लोक अदालतों में छोटे मुकदमे में लंबी चलने वाली प्रक्रिया में अदालतों का समय बच सके। जो छोटे मोटे मुकदमे हैं अदालतों में जो काफ़ी समय से लंबित हैं, उनको एक समझौते के बेसिस पे उसका निपटारा करना, ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं या किसी भी तबके के लोग हैं
उनको इस कानूनी प्रक्रिया से थोड़ा सा बचाया जा सके। देखिए, इसको हर महीने में तो कराना संभव नहीं है, क्योंकि इसका शेड्यूल जो बनता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करके आता है। तो ये हम लोग के हाईकोर्ट के स्तर पर निर्भर नहीं होता कि हम इसको हर महीने कर सकें। वहाँ का जो शेड्यूल है उसको हमको फॉलो करना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग नेशनल लोक अदालत करते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कुमाऊं दौरे पर भ्रमण के दौरान श्री कृष्ण प्रणामी महाराजा अग्रसेन गौशाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गौ भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से भारत की कीर्ति विश्व स्तरीय बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया उसमें हम हर पल कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं उसी लगन के साथ गौपालन में भी वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि गाय को पालने से उसकी सेवा से पुण्य के साथ दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में जगह जगह गौशालाएं बनी हुई हैं। सितारगंज की गौशाला बहुत सुंदर, सुरक्षित व व्यवस्थित है। इसके लिए गौशाला संचालनकर्ता बधाई के पात्र हैं। गौशाला के अध्यक्ष शीतल सिंगल व महामंत्री महेश मित्तल ने बताया कि भगत दा ने गौशाला परिसर का भ्रमण कर गौमाता की महाआरती की व गाय को हरा चारा भी खिलाया। आदरणीय श्री उमाशंकर दुबे जी से अनुरोध करूंगा, कृपया माला। खबर रामनगर से है, जहां पुलिस ने करीब 5 माह से धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि रामनगर तहसील के राजस्व निरीक्षक प्रवीण त्यागी द्वारा पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को गौरव कुमार निवासी ग्राम खेड़ा थाना सरधना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा स्थायी व जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसील रामनगर में ऑनलाइन आवेदन किया गया था। साथ ही ये भी बता दें कि जांच पड़ताल के बाद पता चला कि आरोपी द्वारा आवेदन के साथ फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल कूट रचित खतैनी स्थानीय निवासियों की लगाई गई थी और ऑनलाइन सत्यापन के दौरान आरोपी का यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जिसके बाद उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देखिए, अक्टूबर माह में कानून गो यहाँ रामनगर के कानून गो ने राजस्व निरीक्षक ने प्रवीण त्यागी ने एक मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज करवाया था। इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन एक व्यक्ति ने, गौरव कुमार नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। जब इसके कागजातों का वेरिफिकेशन हुआ तो इसके कागजात फर्जी पाए गए। इसने स्थानीय व्यक्तियों के नाम को कोट करके और गलत तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर यहाँ अप्लाई किया था और इसका फर्जीवाड़ा जब सामने आया तो तहसीलदार के निर्देश पर कानूनगो के द्वारा हमारे यहाँ मुकदमा अक्टूबर माह में पंजीकृत कराया गया था। खबर लक्सर से है, जहां तैनात सिविल जज अमित भट्ट का ट्रांसफर हो जाने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं विदाई समारोह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज, न्यायाधीश विवेक द्विवेदी और लक्सर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी लोगों द्वारा सिविल जज अमित भट्ट का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया और नई तैनाती के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान अमित भट्ट ने कहा कि लक्सर न्यायालय में उनका कार्यकाल बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा। पूरे कार्यकाल के दौरान उन्हें लक्सर के सभी अधिवक्ताओं का सहयोग मिला और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। इनके साथ भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है और ना ही इन्होंने कभी मुझसे ऐसा कुछ कहा कि यहाँ किसी अधिवक्ता का व्यवहार खराब हो। सभी का सहयोग रहा है और जुडिशियल वर्क में तो देखिए जो हम लोग करते हैं वो तो ऑन मेरिट ही करते हैं। अब कोई हारता है कोई जीतता है निश्चित ही, तो इसमें जो हारे वो भी अपने मन में कोई कलेश न रखे कि हमने सही वकालत नहीं की, ऐसा नहीं है। हर फाइल में अपनी मेरिट है और आप लोग पूरी ईमानदारी और बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसमें कोई राय नहीं है, चाहे वो डिफेंस की साइड से हो चाहे
अमित भट्ट जी जो सिविल जज जेडी हैं, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है और इसी से उसमें हमने आज विदाई समारोह किया था। और हमारे जो जज साहब थे बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत ही अच्छे थे और जूनियर सीनियरों का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देते थे और जूनियर तो इतने खुश थे कि बहुत ही अच्छा। और अब इसका हमें सबको बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, ये ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं, आते रहते हैं अधिकारी, लेकिन ये अधिकारी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा वो था इनका इस बार। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं मंडल के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। खेल मंत्री और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए से बनने वाले फुटबॉल मैदान का शिलान्यास किया। जहां अंतर्राज्य स्तर का टूर्नामेंट हो सके, राज्य सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाले फुटबॉल ग्राउंड का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी में जोगिंदर रौतेला समेत भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। 4 करोड़ 77 लाख और 39,000, ये छोटी रकम नहीं है। हल्द्वानी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जिसको हम स्टेडियम का नाम देते हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। हमारी सरकार ने यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट दिया और अब जो आप देख रहे हैं इसका कायाकल्प हो जाएगा। इसमें ड्रेनेज बनेंगी, ट्यूबवेल लगेगा, घास बिछेगी, ग्रीनरी होगी और जो सामने हमारा पेविलियन दिख रहा है इसमें पूरे ऊपर से शेड बनेंगे। सरकार खेल को लेकर प्रतिबद्ध है और खेल के संदर्भ में जो उसके संसाधन है उसको बढ़ावा लगातार दे रही है। और अभी मैं मानती हूँ कि चाहे वो खेल का बजट केंद्र का प्रस्तुत हुआ हो, चाहे हमारे आने वाले समय में हमारा बजट प्रस्तुत होने वाला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये साफ निर्देश हैं कि खेल और खिलाड़ियों को जो है वो बढ़ावा मिलना चाहिए। उसी निमित्त मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ के सबसे लोकप्रिय सांसद भी और हमारे बड़े राजू भी और केंद्र में मंत्री भी ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर फुटबॉल मैदान का जो है भूमि पूजन और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से किलेबंदी शुरू कर दी है। सीएम धामी एक तरफ जहां तमाम क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करने के साथ ही करोड़ों योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं सीएम ने गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो, अधिकारी एक दूसरे पर काम का ठिकरा ना फोड़े, धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। वहीं इस बैठक में बद्रीनाथ विधानसभा के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री पर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। भंडारी ने कहा कि सीएम धामी ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लंबित विकास कार्यों की समीक्षा की। बद्रीनाथ विधानसभा भी गढ़वाल संसदीय के अंतर्गत आती है, लेकिन उन्हें बैठक में नहीं बुलाया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से गढ़वाल लोकसभा सीट में बीजेपी की स्थिति काफी खराब है, इसलिए मुख्यमंत्री डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी से लोकसभा चुनाव के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। सीएम धामी एक तरफ जहां तमाम क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करने के साथ ही करोड़ों योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं सीएम धामी ने गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा की। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो, अधिकारी एक दूसरे पर काम का ठिकरा ना फोड़े, धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी का कब्जा है। बावजूद इसके सीएम धामी अभी से किलेबंदी में जुट गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से बीजेपी की स्थिति खराब है।
देखिए, उत्तराखंड की हर सीट का महत्व बराबर है। संख्या तो 5 है लोकसभा की, और पौड़ी हो, नैनीताल हो, या हरिद्वार हो, या अल्मोड़ा हो, या टिहरी हो, सबका महत्व बराबर है। तो सरकार तो सभी संसदीय सीटों को ध्यान में रखते हुए विकास के जो भी नए आयाम छूने हैं, जो भी नई योजनाएं लानी हैं, उस दृष्टि से काम करेगी। जहां तक आपने कहा कांग्रेस में नेतृत्व का अकाल है और एक ही नाम वहां पर आ रहा है, तो ये हमारे यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है। मुख्यमंत्री जी समीक्षा करें, कुछ भी करें, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री गढ़वाल लोकसभा से ही हैं और भाजपा के ही हैं, और मुख्यमंत्री में निश्चित रूप से घबराहट है, छटपटाहट है। भाजपा संगठन में जबरदस्त अंतर्द्वंद है। त्रिवेंद्र सिंह जी अलग जा रहे हैं, तीरथ सिंह जी तो सिटिंग एमपी हैं, वो जा ही रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं निशंक जी की भी निगाह है। अब बगुणा जी का ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अलग बात है, इतने तो मुख्यमंत्री हैं। देखिए, 2 बातें हैं। चुनाव से 1 साल पहले अगर सरकार का मुखिया अपने रूटीन के काम, जो जन सरोकार के काम है, जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, उसको करने के बजाय लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगते हैं, तो इससे 2 बातें निकल करके आती हैं। पहली बात तो यह है कि उनको दिल्ली में जो मोदी जी का लठ है, उसका भय बहुत ज़्यादा है कि कहीं चुनाव में हार का सामना न करना पड़े। वैसे तो कांग्रेस अगर मजबूती से अपना लड़ाई लड़ती तो फिर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी करनी थी, लेकिन कांग्रेस आपसी झगड़ों में इतनी उलझी हुई है कि वो भाजपा के सामने चुनौती खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। चुनौती अगर उत्तराखंड में खड़ी करेगी तो आम आदमी पार्टी करेंगे। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे 1 साल में जिस तरह से उनके सामने जो चुनौतियां आई, चाहे वो UKSSC भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो विधानसभा का भर्ती घोटाला हो, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, उनसे निपटने में, उनको समझने में और उनका समय से समाधान निकालने में मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से फेल हुए। अंकिता ही नहीं, कितने अभी 3-4 लड़के हैं, वो भी ऋषिकेश क्षेत्र से, पौड़ी लोकसभा से ही हुआ कांड। वो इसलिए अभी से उनको ये करने चाह रहे हैं कि हम करेंगे, अभी भी लॉलीपॉप दिखाएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे हम सीबीआई जांच नहीं करेंगे, बोलेंगे चुनाव के बाद ही। अभी तो ये इसको लेके रहेंगे इस मुद्दे को, लेकिन करेंगे नहीं। ये करेंगे तो अपने लोग फंसेंगे, बीजेपी वाले। इसलिए वो सीबीआई जांच कभी नहीं करने वाले। और वो जो बजटें दिखा रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं पौड़ी लोकसभा में भी और उधर गढ़वाल की जितनी भी सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अब समझ चुकी है, युवा भी समझ चुके हैं, जनता भी समझ चुकी है, बीजेपी का सफाई होना ज़रूरी है। अगर इन्हीं युवाओं को भी अगर समझ में आए, अगर कहीं छोटे मोटे लालच में आएंगे कि हमें 10-12 लड़कों को लगा देंगे नौकरी तो हमारा काम चलेगा, लेकिन एकजुट होना है गरीबों के बच्चों के लिए। सब ने बीजेपी का सफाई करना है इस बार। आपको बता दें कि गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 14 विधानसभा आती हैं, जिसमें से 13 विधानसभा सीटों पर अब बीजेपी का कब्जा है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर अब तक 6 बार चुनावी जंग रावत बनाम खंडूरी रही है और इस बार भी यही परिस्थिति फिलहाल बन रही है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम अन्य नेता यहां से तैयारी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस गढ़वाल लोकसभा सीट पर मनीष खंडूरी को मैदान में उतार सकती है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा का कहना है कि बीजेपी की स्थिति अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा काफी बेहतर है और इसका फायदा भी पार्टी को चुनाव में मिलेगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, अच्छी बात है, ताल ठोक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक आपने बात की हरक सिंह रावत जी की, वो स्वाभाविक नेता हैं, तो नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और क्या करेंगे। मेरा ये कहना है कि सभी का ये होता है कि भाई हम चुनाव लड़ें, लेकिन उसके बाद पार्टी तय करती है। पार्टी जो तय करेगी उसको सभी मानेंगे। अगर पार्टी हरक सिंह रावत जी को कहेगी कि भाई इनको चुनाव लड़ाना है तो सभी लोग उस बात को मानेंगे। नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं, मैं पौड़ी से, मैं पौड़ी के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ कि मनीष खंडूरी जी हमारे स्वाभाविक उस लोकसभा क्षेत्र से दावेदार हैं। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा राजनीतिक सवाल पूछा, क्योंकि जिस तरह की पौड़ी की स्थिति है, पौड़ी में अभी जो लोकसभा में विधानसभाओं की स्थिति है लोकसभा के अंतर्गत,
तो उसमें एकमात्र सीट बद्रीनाथ विधानसभा वो कांग्रेस के पास है, बाकी 13 की 13 विधानसभाएं भाजपा के पास है। तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी है। इस समय वर्तमान में भी वहाँ भाजपा के एमपी हैं और इससे पहले भी वहाँ भाजपा के पास ही ये सीट रही, भाजपा के ही एमपी वहाँ से रहे, तो उस लिहाज से भी भाजपा का पलड़ा भारी है। कुल मिलाकर बीजेपी राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि सीएम धामी सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करने के साथ ही सभी लोकसभा सीटों की विधानसभाओं में विकास कार्यों को कम समय में ही पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिल सके। सवाल ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक बनाने जा रही है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।